भेज के और फिर होटल्स की इतने हाँ थोड़ा तो बढ़ गया। होटल्स जो मेरी पुरानी होटल्स की बात मदनी मटन, किशोरी मटन, सैफी मटन, सब निपटा। इवन आते समय नासिक में तुम देखो, नासिक में ज्यादा ये क्या बोलते हैं मटन भाकरी का बहुत अच्छा भाकरी के साथ नॉन वेजिटेरियन होगा वो समझेगा इस बात। काले कलर के रास्ते में जो क्या बताओ वीडियोस वगैरह लिए आपने? हाँ, और डिमांड यूट्यूबर दरअसल आप उसको ना प्रोजेक्टर पे दिखाओ फिर तुम हमें ना उसकी वो बनाएंगे रील और फिर वायरल कर देंगे। नहीं फिर डिमांड होगी सो यहाँ करके दिखाओ। मैंने भी डिमांड रख दी, एक लड़का और एक लड़की जब पहले आके तो नागी डांस करेंगे तो फिर मेरा दिखाऊंगा मैं भी करके दिखाऊंगा नागी डांस। किया मैंने नागी डांस में कोई दिक्कत नहीं। अरे जब 4-5 अंदर जाते तो अपने आप सारी बाहर आते। नहीं शुरुआत होती 4-5 के बाद से। बेटे टेंशन होना बढ़ेगा, उसके कारण बढ़ता है यहाँ। जिंदगी में जहाँ तो हो सके दूर रहने का ना किसी भी चीज जो कभी नहीं सुनते बच्चे। सब बच्चे भी सारे ऐसे लगे हुए थे पूरा बेंगलोर, हमारे सब बेंगलोर आ गए वर्क करने के लिए। शिवेन भी पहुंच गया, उसने भी शिफ्ट करवा लिया दिल्ली से। अब बताया रिवील किया 1 महीने से वो बेंगलोर में था, हमें पता ही था। तो उसके सारे कजिन्स बेंगलोर में थे, ये सब दोस्तों पूरा विला बुक कर दिया था उसने। तो पुलिस तक आ गई नाइट 4 बजे। रोना गाना बच गया भैया, क्योंकि फोन भाभी ने उठा लिया। वो रोने बैठ गए, बोले पुलिस कहाँ से आ गई, क्या हो गया। पुलिस इसलिए आई थी पास में था स्टेशन और आवाज वहां तक पहुंची। लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आया कि ऐसा इलाज करना ही क्यों। पुलिस के पास वाला पुलिस के पास नहीं बनेगा। इतना छोटा शहर है, इसका आवाज बहुत जल्दी फैलती है। लफड़े तो बोल रहे, बच्चों ने खूब मजे किए, मैं नहीं कर पाया। पर हाँ मुझे समझ में नहीं आया कि मैं जल्दी बड़ा कैसे हो गया। हाँ मैं बुजुर्ग अवस्था में क्या, सब लोग बोलते हैं बुट्टे इधर जानबूझ के, इसलिए और जानबूझ के तो 50 साल का हो गया बैठे। अरे मैंने कहा मैं भी जाऊंगा, तो कल बच्चों में कहाँ जाएगा। कंट्रोल करूंगा इनको, तो उनके मजे में भी कंट्रोल करेगा। बैठे सबने बिठा दिया, तो मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ। सर हमने बैठाएगा तो बुलाएगा सर आपको, जो शादी में बुलाएगा कि नहीं। नहीं शादी में बुलाएगा कि नहीं, क्या बोला शादी के दिन टाइम है सर थोड़ा। मैं तब तक भी रहूंगा यहाँ, क्योंकि अब तो बात निकली है तो यंग तो रहे नहीं। रही बात फिटनेस की तो ये तो रहेगी मेरी। चल ये हो गई शादी की बातचीत। आओ अपन अपनी असली पोजीशन पे आ जाए। बहुत दिन हो गए क्लास लिए, क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है।
अच्छा हार्ट इफेक्ट्स हुआ थी हमारी क्लास अच्छा अभी पीआई बाकी है एक ही दिया हुआ है अभी। चलो B5 में अभी मैं टेरेस्ट्रियल टेलीविजन करा के आ रहा हूँ एक लेक्चर पिछले में ठीक है लो मायोपिया के बाद अगला देखो हाइपरमेट्रोपिया ये पिया भी बड़ी मस्त है हाइपरमेट्रोपिया सुना कल तुम्हारी टेस्ट नहीं है B5 वाले बोले नहीं उनकी टेस्ट हाँ यहाँ की टेस्ट नेक्स्ट वीक में फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी रहेगा टेस्ट लेकिन मेंस वालों की जो टेस्ट हो रही है उसमें अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट छोड़ के दिया है चलो हाइपरमेट्रोपिया में हमें पास का साफ नहीं दिख रहा है और दूर का साफ दिख रहा है अब दूर का साफ दिख रहा है मतलब हमारा साइड कौन सा हो गया पास ब्रैकेट में लिख दो फार साइटेडनेस के नीचे लिखो in this defect the near objects are not clearly visible. The near objects are not clearly visible. Because the near point of defective eye gets increased from 25 centimeter LDDV. Gets increased from 25 centimeter ब्रैकेट में LDDV of normal eye. LDDV of normal eye. The image of all near points. The image of all near points used to form behind retina. Used to form behind retina. नियर ऑब्जेक्ट्स LDDV वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब की इमेज रेटिना से पीछे जाकर मिल जाती है अभी तुम लिखो अभी डायग्राम बाद बनाओ पहले लिखो This defect is removed. This defect is removed by using convex lenses. पिछली बार अपन ने कॉन्केव यूज किए थे, अब की बार कॉन्वेक्स। तो जो रीडिंग ग्लास पेन के बैठते हैं जिसको करीब का तकलीफ होती है, वो ग्लास कॉन्वेक्स होता है। क्यों होता है? और देखें भाई, इस बंदे का नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर होता था उससे बढ़ चुका है। मान लो न्यू नियर पॉइंट हो गया 40 सेंटीमीटर। तुमने देखा होगा कई बुढ़ऊ लोग के साथ कभी कुछ पढ़ते हैं तो उसके साथ दूर करते हैं और फिर पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को उनके नए नियर पॉइंट पे लेके जाते हैं। अब मान लो नियर पॉइंट की हाथ की लंबाई से बड़ा हो गया तो फिर किसी बच्चे को बुलाओ, वो कॉपी दूर लेके जाएगा, दादू दिखा ऐसा कुछ करना पड़ेगा क्या देखना। अच्छा, तो
हम चाहते हैं कि बिना चलाए ये ऑब्जेक्ट इस बंदे के न्यू नियर पॉइंट पर आ जाए। मान लो यहां है, बिना चलाए। जैसे पिछली बार बिना चलाए इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट अपन 5000 मीटर तक लेकर आए थे, पास में लाए थे न्यू फार पॉइंट पर। तो यहां पर भी डी वाला ऑब्जेक्ट कहां कर देंगे अपन? न्यू नियर पॉइंट पर। तो उसके लिए डॉक्टर ने यहाँ पे क्या डाली थी? वो एक कॉन्वेक्स लेंस पर पहनाई थी उसको। इसकी पावर, इसकी फोकल लेंथ ऐसी चूज की। अब भाई होगा क्या? ये वाला रे तो बनेगा ही नहीं ना। मेरे पास से उंगली है तो मैं ऐसे ऐसे कर लूंगा, तुम करके दिखाओ कॉपी में जिन्होंने बना दिया पहले। कोई दिक्कत? अब ये वाला काम तो होगा ही नहीं। रे तो यहीं से क्या हो जाएगी? अरे कॉन्वर्ज हो जाएगी ना। तो अपने इस पास से वो ऐसी कॉन्वर्ज हुई कि जिधर वो जा रही थी उधर प्रिंसिपल एक्सिस को ना मीट करके पीछे बढ़ाने में मीट है। देखो हो गई कॉन्वर्ज पिछले वाले पास से। अरे हो गई कॉन्वर्ज। अब यहां से हमारे आई लेंथ के लिए क्या ऑब्जेक्ट अब ओ है क्या? क्योंकि वो वाली रे तो मिली नहीं ना उसको, ये वाली उसको तो ये वाली मिल रही है ना हमारे आई लेंथ को। और ये रे कहां से आती हुई दिख रही है? इस न्यू नियर पॉइंट पर। यानी ये हो गया हमारा न्यू नियर पॉइंट। ये प्रॉब्लम में इसकी वैल्यू देगा आपको कुछ ना कुछ। और दिक्कत यहां से डिफेक्टिव आई को बराबर दिख रहा था, इसका मतलब यहां से रिफ्रैक्ट होकर कहां पहुंच जाती होगी? रेटिना पर। तो ये हो गया इसका रे डायग्राम। सर्कल पे बिना चलाए हमारा ये ऑब्जेक्ट कहां चला गया? न्यू नियर पॉइंट पर आ गया, जहां से इसको साफ दिख रहा। तो फिर न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा रे बाबा? कितनी पावर का लेंस लगाना पड़ेगा? पावर इक्वल टू 1/f इन मीटर्स इक्वल टू, कोई बताएगा? पहले कॉन्वेक्स लेंस का लिए बोलो। कॉन्वेक्स लेंस का ऑब्जेक्ट कौन? ओ। कॉन्वेक्स लेंस की इमेज कौन? न्यू नियर पॉइंट। आई लेंस का ऑब्जेक्ट कौन? और इमेज रेटिना। अपने को इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए करना है तो 1/v, दोनों अपोजिट टू इंसिडेंट रे। तो माइनस ऑफ न्यू नियर पॉइंट इन मीटर्स, जो भी कॉलम में दिया होगा, माइनस 1/u। कई बार न्यूमेरिकल में वो एलडी की वैल्यू है ना 28 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर ऐसे लिख के देते हैं, तो आप वो यूज करना फिर। और जनरली तो हमेशा क्या रहती है? 25। तो मीटर में करूंगा तो 1/, इसलिए देखना जो भी पास का चश्मा पहन के बैठते हैं उनके नंबर 4 से कम ही होते हैं। देखो क्या होते हैं? -+4 पर गया, 4 - 1/न्यू नियर पॉइंट। यानी अब जो भी वैल्यू आएगी 4 से तो कम ही आएगी ना। अब तुमको न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है। मैं सारे फॉर्मूले साइन कन्वेंशन लगा के दे रहा हूं, माइक्रोस्कोप में भी और टेलीस्कोप में। Just put the new near point value here in meter, get the power of the length so used. कोई दिक्कत नहीं आला, अपनी वेट करना बेटा देखना। अरे आप लिखना है जिंदगी में, जिंदगी नहीं भूलेगी बरसात।
अभी क्या हो गया, जिंदगी उजाड़ सुनसान वीरान परेशान हो गई। हाँ बोल। सर जो डॉक्टर हमारा वो फार पॉइंट नियर पॉइंट टेस्ट करता है जब, तो उसमें तो वो लोग सिर्फ इमेज का साइज बढ़ाता है ना, तो उसमें नहीं साइज नहीं बढ़ाते, साइज के साथ वो जो साइज बढ़ रहा है आपके न्यू नियर पॉइंट पे जिस तरह से आपसे दिख रहा था वो वाला साइज बना के दे रहा हूँ। लेटर्स का डिजाइन ही इस तरह से किया जाता है प्रोसेस। कभी भी देखना वो आपको डायरेक्ट लेटर नहीं पढ़वाता, मिरर के अंदर पढ़वाता, उतना डिस्टेंस बढ़ा देता उसका। मिरर के अंदर इमेज की डिस्टेंस क्या कर जाता है, बढ़ा दिया जाता है, आपके न्यू नियर पॉइंट पे लेके जाता है, न्यू फार पॉइंट। तो वो अब वो टेक्निकल प्रोसेस क्या है उसके, वो अपने को न्यूमेरिकल में नहीं है, अपने को डिफेक्ट आए उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। तो अब मैं क्या बोल रहा था, क्या हो गया? हाँ, जिंदगी उजाड़ सुनसान वीरान परेशान हो गई। जिंदगी भर इतना देखा रे, इतना देखा, अरे कहाँ कहाँ नहीं देखा। बेचारी सिलियरी मसल्स ने अपनी पावर ही लूज कर दी। सिलियरी मसल्स की पावर ही क्या हो गई, न दूर का सांप दिखता है न पास का सांप दिखता है। जनरली बड़ों में होता है, आजकल बात अलग है कि जवानों में भी आने लगा है प्रॉब्लम, पर पहले तो सही बूढ़े लोगों में होता था, क्योंकि सिलियरी मसल्स अपनी पावर लूज कर दिया कर। तो उसका फार पॉइंट भी क्या हो जाता था, डिक्रीज, और उसका नियर पॉइंट भी क्या हो जाता था, इंक्रीज, दोनों एक साथ हो जाते। तो फिर गड़बड़ हो गई भाई, पास का भी चश्मा बनवाओ और दूर का भी चश्मा बनवाओ। तो उसमें क्या हुआ, दो बुढ़ो दोस्तों थे हम पक्के बचपन से, और दो बुढ़ो वो किसी गार्डन में या जोगिस पार्क में बैठे थे बेंच पर। एक बुढ़ो पेपर पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर, तो उसने अपना पास वाला चश्मा लगा रखा था, और एक बुढ़ो इधर उधर टाड़ रहा था तो उसने अपना दूर वाला चश्मा लगा रखा। और उधर से किसी पैसेज में से कहीं से एक अच्छी सी बूढ़ी निकली। अब जो तार रहा था उसने देख लिया, तो दिख रहा है, पर दोस्त होते हैं दोस्त होते हैं। तो उसने जैसे ही देखा, उसने अपनी चिंता छोड़ के अब उसके बाद क्या हुआ कि वो पहले तो दूसरा दोस्त न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, हाथ पैरों में दम नहीं, और हर काम सिस्टमेटिक करने की आदत रहती है बुढ़ों में। तो पहले तो उसने सिस्टमेटिकली न्यूज़पेपर को फोल्ड किया, उसको अपने बैग में रखा, दूर पास का चश्मा निकाल के अंदर रखा, दूर का चश्मा बाहर निकाला, पहना, तब तक वो निकल गई। अब दोस्त होते हैं, यार यू मिस दिया। तो
सुविधा ना हो, इसके लिए एक बुढ़ो के डॉक्टर ने क्या करा, बोले नहीं ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना नहीं होना चाहिए। तो उसने क्या करा, हम जब दूर का देखते हैं तो अपनी पलके उठाते हैं, पलके नीचे रख के देख सकते हैं क्या दूर का, तो उसने इसी की आधी एक्सिस के ऊपर कॉनकेव मार दी, और जब पढ़ते हैं तो पलके नीचे करते हैं, पलके ऊपर रख के पढ़ सकते हैं क्या, तो उसने आधी एक्सिस के नीचे का लेंथ कॉन्वेक्स बना दिया और ऊपर का लेंथ कॉनकेव, बायफोकल लेंथ बना दिया। देखा होगा कई बड़ों के अलग ही दिखते हो बायफोकल, मोटे मोटे रहते। हाँ, अब आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे मेरा ये है ना, मैंने भी बहुत देखा ना जिंदगी में, तो इसलिए मेरे को भी लग चुका और आजकल क्या आ गया, प्रोग्रेसिव लेयर वाइज नंबर बदलता है, लेयर वाइज प्रोग्रेशन के साथ। तो जब दूर का देखना हो तो उधर के नंबर दिखता है, और प्रोग्रेशन में पास का देखना हो तो नीचे की तरफ के प्रोग्रेशन से दिखता है। तो वो नहीं अपने को कोर्स में, वो नाम नहीं लिख के आना, 4 ऑप्शन अपने को क्या लिख के आना है, आइदर बाय यूजिंग 2 डिफरेंट स्पेक्स और बाय यूजिंग बायफोकल लेंस। न्यूमेरिकल अगर अपने को आएगा मेंस में आता है ना, एडवांस नहीं, मेंस में अगर आएगा तो किसका आएगा, इसी का आएगा, प्रेस बायोपिया से ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही न्यूमेरिकल में दोनों कैलकुलेट करवा देंगे ना, ये भी अपर एक्सिस का पावर क्या रखे और निचली एक्सिस का पावर क्या रखे, तो दोनों कैलकुलेट करवा देगा, कोई दिक्कत, लिख दो। नेक्स्ट डिफेक्ट, प्रेस बायोपिया। अरे बायो में भी BYO है, BA नहीं। प्रेस बायोपिया, चलो अब इसको भी लिख लिया, वो मत लिखते बेटा, बहुत देखा। In this defect, ciliary muscles lost their power. Ciliary muscles lost their power to conveniently change the focal distance of eye lens. To conveniently change the focal distance of eye lens, that is, both far point and near point, that is, both far point and near point gets changed. Both far point and near point get changed. To remove this defect, either two different specs are used. Two different specs are used. Or bifocal lenses are used. उसमें भी लिख दो कौन सा क्या है, अपर एक्सिस कौन सी होती है, कॉनकेव, एंड लोअर एक्सिस कॉन्वेक्स। अरे चल रहे, चल चौथा डिफेक्ट लिखो, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, ये डिफेक्ट किसी को भी इंडिविजुअली नहीं आता, ये उन्हीं लोगों को आता है जिनको मायोपिया हो जाता है। यानी इस क्लास में सबको आ चुका है, मायोपिया हुए अगर आपके हो गए 1 साल लगभग 1 साल, तो ऑटोमेटिकली एस्टिग्मेटिज्म आ ही जाता है। क्या होता है इसमें सुनो, हमारी आंख मायोपिया होने के बाद कुछ दिनों में 2 ऑर्थोगोनल एक्सिस वाले ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट करना बंद कर देती है, उनको मिलाकर एक कर दिखाती है, पर हर जगह नहीं, पूरी आंख के किसी न किसी पर्टिकुलर साइड पर। जैसे मान लो किसी को
इस तरफ के दो परपेंडिकुलर नहीं दिखते बराबर, इस तरफ ऐसे दिखा देता है वही। हो सकता है किसी को इधर के नहीं दिखते हो सकता है इधर के नहीं दिखते हो। तो आपने कभी अपना नंबर चेक कराया होगा तो उसमें ध्यान दिया होगा कि एक लेंथ लगा देने के बाद आपको सेकंड लास्ट लाइन तक सब बराबर पढ़ने मारा था, फिर भी लास्ट लाइन सॉरी थर्ड लास्ट लाइन तक बराबर पढ़ने मारा था, लास्ट लाइन तो कभी पढ़वाते ही नहीं, सेकंड लास्ट लाइन नहीं दिख रही थी बराबर। ये ध्यान दिया था कभी? सेकंड लास्ट लाइन बराबर, तो उस वक्त फिर उसने उस लेंस को निकाला नहीं, वो लगे रह दिया। उसके बाद उसमें एक नई चीज लेकर आया और जिसमें बहुत सारी लाइन बनी हुई थी और कुछ डिग्री लिखे और वो उस लेंस के आगे लगाया और फिर उसको घुमा घुमा कर पूछता है अब बता कौन सी पोजीशन पे तेरे को वो सेकंड लास्ट लाइन भी पढ़ने में आ रही है। ये ध्यान दिया था किसी ने कभी? वो पता कर रहा था आपका एस्टिग्मेटिज्म। आपने सेकंड लास्ट लाइन में देखा हो लेटर कौन से थे? एच टी, जिनमें ऑर्थोगोनल एक्सेस होते, वो ब्लर करता था, मिला के दिखा नहीं चल रहे। अब इतना पैसा देते हो डॉक्टर को, सब खाना चाहिए ना दिमाग, पूछना चाहिए क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हो, बैठ तो मतलब ये क्या है, मैं साइंस पढ़ा है मैंने, मुझे पता नहीं चल रहे। तो वो क्या कर रहा है, उसी लेंस के आगे उसने जो अस्त्र लगाया है उसको जब घुमाता है तो पता कर रहा है कि कौन से साइड की दो ऑर्थोगोनल ऑब्जेक्ट तुझे क्लियर नहीं दिख रही, बस इतना पता कर रहा है। जहां से क्लियर दिखती है तो सेकंड लाइन पढ़ने में आ गई आपको, तो उसको समझ में आ गया अच्छा इस तरफ की डिग्री पर नहीं आ रही है, ऐसा 90 डिग्री पर नहीं आ रही है। तो अब बताओ मैथ्स की दुनिया में कौन सा फिगर है जिसमें दो ऑर्थोगोनल एक्सेस होती है? अरे सिलेंडर ऑर्थोगोनल एक्सेस वाला होता है नहीं भाई। तो वो क्या करता है कि आपकी डिफेक्टिव आई के आगे जो उसने कॉन्केव लेंस मारा था स्फेरिकल ग्लास, उस दिशा में, अब कैसे करते होंगे फैक्ट्री में जाकर, उसकी अपने को टेंशन नहीं, वो उस दिशा में सिलिंड्रिकल ग्लास को मिक्स कर देता है ताकि वो जो दो बार बार मिल रही है सिलिंड्रिकल एक्सेस को हमेशा डिफरेंशिएट करके रखे और हमें डिफरेंट ही दिखाई। तो आपने देखा हो अपना नंबर कभी ध्यान से पढ़ा हो तो अच्छे डॉक्टर नंबर को बाइफर करके दिखाते हैं। आपका नंबर है -2.5 डायप्टर, तो अच्छे डॉक्टर बकायदा उसको ब्रेक करके बताते हैं कि -2.0 डायप्टर SPH है और -0.5 डायप्टर CY है। SPH मतलब स्फेरिकल ग्लास यानी मायोपिया, कॉन्शियस का नंबर है, मायोपिया का नंबर, और -0.5 डायप्टर मतलब सिलिंड्रिकल ग्लास जो एस्टिग्मेटिज्म है, दोनों मिलाकर -2.5 नहीं आई। आज जाके देखना घर पे नंबर बराबर, कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा एस्टिग्मेटिज्म, यानी एस्टिग्मेटिज्म को रिमूव करने का तरीका क्या है? बाय यूजिंग सिलिंड्रिकल ग्लासेस एट प्रॉपर ओरिएंटेशन। नेचर में लिखो, in this defect वही दोनों है ना, मायोपिया भी हो गया और हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया, उसको डायग्राम वापस से बनाना। देखा ना, दोनों न्यूमेरिकल में दोनों एक साथ करना पड़ेगा, एक ही न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल आएगा तो प्रेस बायो का ही आएगा, कभी मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया का नहीं आएगा। कोई दिक्कत? In this defect, the eye become unable to distinguish. The eye becomes unable to distinguish between two orthogonal objects. Between two orthogonal objects. At any particular orientation. At any particular orientation. To remove this defect, cylindrical glasses are used. Cylindrical glasses are used
at the given orientation, at the given orientation. This defect generally occurs, this defect generally occurs in myopic persons only, in myopic persons only. तो इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं होता, इसका सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कोई दिक्कत? अरे चल गए। चलो, तो आंख पहला अपना इंस्ट्रूमेंट था, कंप्लीट हुआ। दूसरा इंस्ट्रूमेंट उठाओ, माइक्रोस्कोप। क्या हो गया? क्या आ गया? और आ गया? हाँ, दोनों। अच्छा, सिलेंडर भी आएगी। चलो, चश्मा कब से लगा? नहीं कहा, 1 साल, 1.25 साल के बाद अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। आपका तो आ चुका है और अच्छा खासा आ चुका है। हाँ, तेरे को हाइपरमेट्रोपिया के साथ ही आ गया। अब भाई मेडिकल साइंस में बहुत कुछ नहीं, हर बार मतलब लिखी लिखाई बातें नहीं होती। अब जैसे ब्लड ग्रुप के ऊपर मैं बहुत सालों से सर्च कर रहा हूँ, रिसर्च भी। मुझे आज तक राज नहीं समझ में आ रहा है डीएनए कैसे क्या हो जाता है। जनरली बताया ना, बी पॉजिटिव अगर मदर फादर है तो बी नेगेटिव तो बेबी कभी हो नहीं सकती, पर प्रैक्टिकली एग्जिस्ट। हाँ ना, एग्जिस्ट। मतलब मेडिकल साइंस फेल हो गया नहीं चल रहा। तो ये ऐसी मेडिकल साइंस में बहुत सारे करिश्मे हैं। अब देखो हाइपरमेट्रोपिया रहकर आ गया है, तो एक्सेप्शनल केसेस आर नॉट विल बी नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम में सिर्फ थ्योरेटिकल। अरे मैंने तो मेरे वाइफ का नंबर भी देखा, उसके दूर का पास का दोनों पॉजिटिव नंबर है। ये क्या पॉसिबल है? दूर का भी नंबर पॉजिटिव। क्या नहीं, मुझे भी लॉजिक नहीं समझ में आया। वो ऐसा होता है। लोग बहुत कुछ लेंस कार्ड वाले से कभी चश्मा जब बना था, उससे बहुत कोशिश की, मैडम आप थोड़ा एक्सप्लेन करो ना इसे, मैं समझूंगा, मैं टीचर हूँ, आप बताओ। तो सर ये होता है, तो बता नहीं पाई। अब डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि अच्छे डॉक्टर वो बताएगा। तो ये सब बातें आप छोड़, आप तो बस 3-4 डिफेक्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आए, कोई दिक्कत? चलो, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप कौन सा स्कोप? माइक्रोस्कोप में पहला लो सिंपल माइक्रोस्कोप। अपने 2 बड़े-बड़े चैप्टर खत्म होने आ रहे हैं। एक्चुअली हर बुक में ये अलग-अलग चैप्टर माने जा रहे हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स डिफरेंट चैप्टर एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज डिफरेंट चैप्टर। तो दोनों अपने सही समय पर खत्म होने वाले हैं। अच्छा है। सिंपल माइक्रोस्कोप में लिखो, it is used to see minute objects. It is used to see minute objects distinctly. मतलब माइन्यूट ऑब्जेक्ट है, ये तो दिख रहा था, और वो डिस्टिंक्ट नहीं था, और डिस्टिंक्ट करने के लिए उसे सिंपल माइक्रोस्कोप से, जिसको तुम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास। अरे स्कूल में देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास, वो उसी को बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए अपन यूज करते हैं ना उसका। तो छोटे अक्षर को पढ़ते समय वो मैग्नीफाइंग ग्लास को क्या करते हैं अपन, उन अक्षरों के करीब लेके जाते हैं ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, करीब ले जाकर वो अक्षर जो लिखे छोटे से, जो हमें क्लियर नहीं दिख रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को लेंस के एफ और ओ के बीच में लाते हैं।
लेंस के F और तो छठा केस बनता है F और O के बीच में आएगा तो सेम साइड में इरेक्ट और बड़ा इमेज बनेगा तो अक्षर बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। नहीं समझ में आई? अरे देखा है कि नहीं कभी वो मैग्नीफाइंग ग्लास से स्मॉल लेटर्स पढ़े हैं? तो वही सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है। यानी प्रिंसिपल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन बिटवीन F and O of the convex lens. So on the same side a magnified erect virtual image will form. कोई करना है कोई दिक्कत तो लिखो it is used to see क्या minute objects distinctly. Here a single convex lens is used. A single convex lens is used having short aperture and short focal length. A single convex lens is used having short aperture and short focal length. As follows. अब पूरा डिटेल में लिख के डायग्राम बना लें। As follows बहुत अच्छा शब्द होता है, कोई दिक्कत? Short aperture and short focal length. Let's say focal length f है, वो minute object छोटू सा तरबूज यहाँ पर है, इससे एक रे चली तो पहले हमेशा ऑप्टिकल सेंटर वाली रे बनाया करो क्योंकि उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। फिर आप डिसाइड करो पहले ही कि यार आपको इमेज कहाँ चाहिए, और यहाँ चाहिए, ओके यहाँ कर दी बड़ी इमेज। उसके बाद छोड़ो एक पैरेलल रे और उसकी टिप को इमेज की टिप को मिलाते हुए वो पैरेलल रे कहाँ से जाएगी, फोकस से, तो ऑटोमेटिकली डायग्राम करेक्ट बनेगा। अपने आप इधर इतना बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा एफ का, जो इस तरफ इसको एफ और ओ के बीच में कर देगा। अगर तुम पहले से एफ ड्रॉ करके करोगे तो ईमानदारी से सही डायग्राम नहीं बनता है। ले चल भाई, इस तरफ से दोनों रे दूर हट रही है, पीछे बढ़ाऊंगा तो सेम साइड में यहाँ मिलेंगे ना। चल तो ये तो हो गया हमारा रे डायग्राम। अच्छा, अपन जब उस लेटर को पढ़ते हैं तो अपनी अखियां भी हम लेंस के करीब लेके जाते हैं, पास ले जाते ना, तो मतलब आंख पे एंगल गिरने का मतलब क्या हुआ, वो जो लेंस है उस पे जितना एंगल गिरेगा वही हमारी आंख पे गिरेगा, क्योंकि आंख और लेंस के बीच में डिस्टेंस नहीं होता। तो अपनी अखियां हमने इधर ही लगा रखी है, तो जो एंगल यहाँ बनने वाला है वही एंगल आंख तक लाएगा। चलो अब इसमें न्यूमेरिकल किस चीज का आता है वो बनाते हैं। डायग्राम को बना दो और फिर टर्म लिखो न्यूमेरिकल की मैग्नीफाइंग पावर। मैं मैग्नीफाइंग पावर की एक बार डेफिनेशन लिखा रहा हूं, इसके बाद कंपाउंड में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में वापस से डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, सबके लिए सेम होती, नो चेंज इन द डेफिनेशन। तो अपन यहीं पर ही लिख लेते हैं। हो जान तो इंस्ट्रूमेंट, फिर मैं बताता हूं कि इन सबको इंस्ट्रूमेंट का भाव ही मत दो। हम लेंस की प्रॉब्लम कर रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा तो यूं बोलूंगा कि हम लेंस कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि वो मल्टी वेराइटी प्रॉब्लम नहीं है, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का प्रॉब्लम है, तो एक ही केस का प्रॉब्लम, तो उसका फॉर्मूला साइन कन्वेंशन के साथ डायरेक्ट बना सकते हैं। फिर केस ही एक होगा ना, वो नहीं चल पे चलाओ चलाओ, चला के राख कर, कुछ भी ना बचने पाए। तुम्हारा हुआ भी कि नहीं राख? अरे अब तक की सारी डीपीपी सब सॉल्व हो गई, अब तक की सारी मॉडल सॉल्व हो गई, अभी बाकी है मॉडल डीपीपी। फिर जो एक्सरसाइज 1 दिया था, फिर एक्सरसाइज 2 भी शायद दिया इसका मैंने, रे ऑप्टिक्स है ना, 2 में दिया, अच्छा 3-4 भी दिया था, तो एक्सरसाइज 1 और 2 एटलीस्ट हो गया है। 3-4 करके भैया डाउट पूछने पड़ेंगे उसमें, है डाउट नहीं चल भाई, बस यही कर दो तो फिर कुछ और करने की जरूरत
नहीं होती, फिर ये सब देखनी होती है, HCV, इरोडो सब उसमें आ जाता है। और अगर नाम के मुताबिक जाना हो, बताना हो किसी को कि मैं ये करता हूँ, ठीक है, ये सब मत करो, तुम ये करो, HCV करो, इरोडो करो, तो नाम से बोल पाओ बॉस आई एम डूइंग इरोडो, नहीं चल रहा है। अगर 2 बुक का अलग अलग टेंशन में लेना है तो ये सारी एक्सरसाइज करा, सब वेराइटीज के अंदर आ जाती है। एक्सरसाइज 4 में फिर इरोडो के ऊपर का ही कॉलम आ जाता है, थोड़ा सा पाथफाइंडर टच भी आ जाता है उसके अंदर, 4 वाले किसी की फोट लगाई तुमने अब तक? वो लगेगी भी तो किसी की हुई नहीं, क्यों नहीं हुई? कितना टाइम देखा मैंने काइनेमेटिक्स में, सर्कुलर मोशन में आपको? सर्कुलर का अरे 4 में तो सर्कुलर मोशन में है ही कम प्रॉब्लम, सिर्फ शायद 20-25 प्रॉब्लम थे। तो तुम ऐसा क्यों करते हो? जब तुम्हें पता है कि मेरे को भूल जाता हूँ, टाइम हो जाता है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, तो टारगेट तो बनाओ कि 1 प्रॉब्लम करूंगा आज। 3 महीने हो गए ना रिऑप्टिक्स पढ़ते पढ़ते, कब के हो जाते खत्म। अब तुम ये सोचोगे कि मैं एक साथ सारे करूंगा, तो कभी इच्छा होती नहीं फिर करने। एक्सरसाइज 4 करने का तरीका यही है, उसमें लगने दो जितना टाइम लग रहा है प्रॉब्लम करने में, अगर आधा घंटा लग रहा है लगने दो, लगेगा, पर 1 प्रॉब्लम तो करूंगा। चल बे, तो अगले लेक्चर में 1 का ही डाउट आ जाएगा, फिर अगली बार 1 का आएगा, फिर अगली बार 1 का आएगा, तो तुमको टेंशन भी नहीं हुआ, पूरा हो गया। सर्कुलर, काइनेमेटिक्स और क्या पढ़ा अपन ने? बस, और रिऑप्टिक्स, इन तीनों का एक्सरसाइज 4 लगाओ ताकि आपकी तैयारी रहे, एडवांस की तैयारी हो जाए। तो मतलब अगर कंप्लीट बनाया तो सिर्फ मॉड्यूल और डीपी भी किया तो 1 2 भी ठीक, 3 4 मारो और उसके डाउट निकालो। अपन नेक्स्ट वीक भी डाउट लेते हैं, क्योंकि एक बार फिर वेव में घुस गया तो वेव अपने आप में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और वो दुनिया अलग है, थोड़ी रे टाइप की नहीं है वो, हाँ वेव टाइप। तो कभी देखो एक बार, तो इस टाइप की दुनिया है। आओ शुरू करें। मैग्नीफाइंग पावर की परिभाषा एक बार लिख रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। लिखो, इट इज द रेशियो ऑफ, अच्छा बुक्स वगैरह में इसकी और कोई डेफिनेशन भी दिखेगी, कृपया ना देखें, अपने टीचर ने ये पढ़ी ना तो ये देखें, नहीं आई व्यू भी ये टॉपिक तुमको तुम्हारी बोर्ड्स पे नहीं है, तो जो लिखने का टेंशन है, अपने को अपने न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट निपटा है, उसके अकॉर्डिंग ये सबसे अच्छी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, वो बुक वाली समझ में भी नहीं आएगी, देख रहा हूँ। इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, एंगल subtended by image, क्या यार कान हो रही, 5 मिनट आया होगा ड्राइव करते, मजा आ गया था रास्ते का, मालेगांव से गुजरते समय डर लग रहा था बस, अरे खतरनाक एरिया था, नाइट के टाइम में तो थोड़ा गड़बड़। हाँ वहां से निकलोगे ना रोड से, हाईवे से ही मस्त माहौल होता है। तो दुकान तो हो रही है, के बाद दुकान मिट रही थी लगते के बाद। It is the ratio of angle subtended by image at the eye, angle subtended by image at the eye, and the angle subtended by object at the eye, and the angle subtended by ऑब्जेक्ट एट द आई। तो यहां तक तो ठीक है, खास लाइन अब आई, एंड द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट LDB, when
both are placed at least distance of distinct vision. तो ये फंस गया, इस लाइन में हमारा डायग्राम फंस गया। भाई फाइनल इमेज हमने तो LDDB पे बनवाई है ना, अरे 25 सेंटीमीटर तो बनवाई है ना, अपन नहीं है। वो जो छोटे अक्षर हैं उनको जब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो लेंस उनके करीब चला जाता है, उसके बाद भी बहुत देर तक हम उसको थोड़ा आगे पीछे करते रहते हैं, बल्कि चला गया उसे करीब, बस रोक देना भाई। वो क्या करते रहते हैं आगे पीछे थोड़ा। हम जो कोशिश करते हैं कि वो लेटर की जो बड़ी इमेज बन रही है सेम साइड में, वो हमारी आंख के LDDB पर आ जाए, जहां से मुझे डिस्टिंक्ट दिखाई दे। हम ये कोशिश करते हैं, इसका मतलब फाइनल इमेज हमने LDDB पे बनवाई है, यानी इसके कारण आई पर यानी लेंस पे पड़ने वाला जो एंगल है बीटा, वो तो ये हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट का कहां से निकाल रहे हैं? कंडीशन ये कि व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट LDDB, इमेज तो LDDB पर है और ऑब्जेक्ट कहां है? वो तो यहां है ना, हुआ यहां पर है ना ऑब्जेक्ट पर। तो क्या करूं? हाँ क्या बोल रहा, बोलो सही बोल रहा है, सोच रहा है वो लाइन पैरेलल बना, उसके पैरेलल उसकी लंबाई के बराबर के एक पार्ट में इमेज वाले पॉइंट बना दूं भाई, इसी के बराबर यहां पर एक पॉइंट बना दिया A', और फिर उससे एंगल डलवा दिया इसका, और चल पे तो इसका नाम रख लिया कितना? अल्फा। तो इमेज का एंगल बीटा और ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा। तो बाय डेफिनेशन हमें कुछ न्यूमेरिकल तो एंगल पर बेस ही मिलेंगे, छोटे एंगल होंगे। अब रेशो है तो तुम डिग्री में रखो या रेडियन में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब छोटे एंगल है तो आओ और फॉर्मूले बनाए, tan बीटा अपॉन tan बीटा, बोलो यहां से A डैश B डैश अपॉन A डैश O, tan अल्फा बोलो यहां से A डैश C अपॉन A डैश O, A डैश O कट गया A डैश B डैश अपॉन A डैश C। A डैश C किसके बराबर है? AB के। तो ये लो भाई साहब, हम निकालने गए थे मैग्नीफाइंग पावर और बन गई ये तो सिंपल मैग्निफिकेशन। अरे A डैश B डैश क्या है? लेंथ ऑफ इमेज। AB क्या है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो I अपॉन O बन गया, यानी तो सादा लेंस का प्रॉब्लम हो गया ना फिर तो। दिस इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था V अपॉन U, नहीं लेंस प्लस V अपॉन, अरे याद आया? तो प्लस V अपॉन U में जरा वैल्यू बोलो क्या आएगी? दोनों की दोनों डिस्टेंस सिलेंडर के अपोजिट है। अरे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UE, सर U बोलो सिंपल, और ये इमेज डिस्टेंस D, दोनों इंसिडेंट रे के अपोजिट। तो माइनस V अपॉन माइनस U, यानी साइन कन्वेंशन यूज हो गया, तो आपका तीसरा फॉर्मूला बन गया सिंपल D अपॉन। अरे चल रहे कोई दिक्कत? पर न्यूमेरिकल हमेशा दो पर्टिकुलर केस में आते हैं। कौन से दो केस हैं? पहला वो या तो बोलेंगे फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड आई, या फिर बोलेंगे फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर फॉर स्ट्रेन्ड आई। तो पहले बताओ, हमारी आंख पढ़ते समय ज्यादा स्ट्रेन ज्यादा रिलैक्स होती है कि दूर का देखते समय? दूर का देखते समय रिलैक्स होती है। तो इसका मतलब यहाँ फाइनल इमेज कहां करवा दूं? इंफिनिटी पर, यानी ये इसके फोकस पे ले आओ, ये इसके, तो फाइनल इमेज कहां से आएगी फिर? तो यानी इसका मीनिंग है कि फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, बोलो इंफिनिटी पे कब जाएगी? जब ये इसके कहां आएगा? फोकस पे। यानी U की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? F के। तो फिर मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सिंपल D बाय F। अब न्यूमेरिकल में तुम्हें कुछ नहीं करना, कॉन्वेक्स की फोकल है और D कुछ नहीं दिया हो तो 25 सेंटीमीटर